सब लोग अपना फैसला एक वक्त, जब ऐसा सिनारियो हो कि आप सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिसीजंस जो हैं वो सिक्वेंशियली लिए जा रहे हैं, सो इट्स ऑब्वियस दैट योर डिसीजन इज गोइंग टू बी affected by how people around you make their decisions, जो आपसे पहले डिसीजन ले चुके हैं। सो वो ऑनेस्ट अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी आप पे इम्पैक्ट करेगा, और अगर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि वो किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, सो इवन दैट इज आल्सो गोइंग टू इफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट ये है, इसमें अ पर्सन वाज टोल्ड कि वो एक स्ट्रीट के बीच में खड़ा हो के ऊपर आसमान की तरफ देखे, एंड मोर पीपल जो वहां से गुजरते वो भी ऊपर जा ऊपर की तरफ देखते। इनफैक्ट इनिशियली जब एक पर्सन खड़ा था तो 4% जो लोग पास हो रहे थे, दे वर आल्सो दे स्टार्टेड लुकिंग अपवर्ड्स। जब 5 लोगों को, और ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए ये इंडिविजुअल्स इन्होंने खुद वहां पे खड़े किए थे, सो जब 5 लोगों को खड़ा किया, उनको कहा कि वो कंटिन्यूसली ऊपर देखें, सो 20% ऑफ द पासर्स बाय जो है वो रुके और उन्होंने ऊपर देखा। व्हेन इट 18% वर टोल्ड कि वो इस तरह से ये काम करें, 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रुक के ऊपर देखना शुरू हो गई। तो इट मीन्स के जस्ट बाय गोइंग फ्रॉम 1 to 18 विच इज नॉट अ बिग डिफरेंस, आपने हाफ पॉपुलेशन को कैप्चर कर लिया है। सो दैट्स हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स इन रियल वर्ल्ड एंड इन सोशल नेटवर्क्स। कि अगर ये रियल कोई ऊपर चीज हो रही होती तो फिर तो कोई भी ऊपर देख सकता था, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी ऊपर आसमान में नहीं है, स्टिल इफ यू कैन प्लांट 18 पीपल टू फेक समथिंग, सो यू कैन मैनिपुलेट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड ये फाइंडिंग्स जो है, दिस इज व्हाट दे गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है सोलोमन आस्क एक्सपेरिमेंट, उसमें अगर आप देखें, देयर इज ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट 3 बार्स ए बी एंड सी। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लोगों को वो बुलाते और उसको कहते कि आपके ये जो बार गिवन है, आप देखें कि ये ए बी और सी में किसके बराबर है। जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, इनके अपने प्लांटेड लोग थे। और ये प्लांटेड लोग जो थे, ये एज पार्टिसिपेंट जो है ऐसे शो करते जैसे ये पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं। सो दे वुड मेक रॉन्ग डिसीजंस बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ अ जेन्युइन पार्टिसिपेंट, एंड it was observed that most of the time, in fact up to 32% of the times, जो लोग सही डिसीजन लेते वो गलत डिसीजन लेने लग गए। सो आपके ख्याल में ये किसके बराबर है? हेलो, यस सर, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। ये बार जो आपको अवेलेबल है लेफ्ट पे, ये ए बी और सी में किसके बराबर है? सर ये ए के बराबर लग रहा है। ये ए के बराबर है। सो जब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर अपने कंसेंट से डिसीजन मेक कर रहे थे, सो मेजॉरिटी ऑफ देम पॉइंटेड इट आउट करेक्टली। लेकिन जब इन्होंने ये किया कि पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने बंदे बिठाए, एज पार्टिसिपेंट्स उनको शो करवाया, और पहले उन्होंने गलत डिसीजन लिया, सो वो बंदा जो सही डिसीजन ले रहा था कि ये ए के बराबर है, दे आल्सो फेवर्ड फॉर सी, क्योंकि their decision was basically influenced by the person who made decisions ahead of them. उनको लगा कि शायद हम ही गलत लग रहे हैं, ये जो 2-3 लोग एक साथ ये सी कह रहे हैं, शायद ये सही कह रहे हैं। So a person's decision can be easily manipulated. The next experiment is the urns experiment. इस experiment के अंदर there was an urn, और उसके अंदर दो तरह के बॉल थे, एक रेड और एक ब्लू। The activity was taken out in a class, और क्लास में हर बंदे को कहते हैं कि वो जाए अर्न के अंदर जो है हाथ डाल के एक बॉल उठाए। यू कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड कि उसके अंदर रेड बॉल्स कितनी है और ब्लू कितनी है। अगर आपके हाथ में रेड बॉल आए या ब्लू आए, तो आप उसको छुपा के खुद देख के, किसी और को ना दिखाएं, छुपा के वापस अर्न के अंदर डाल दें और बोर्ड पे लिख दें कि इज इट अ मेजॉरिटी ब्लू अर्न और अ मेजॉरिटी रेड अर्न। तो आप खुद भी अर्न के अंदर नहीं देख सकते, आप सिर्फ हाथ डाल के एक बॉल निकाल के सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर आपने डिसाइड करना है। सो यहाँ पे हमारे पास फिर वो सिचुएशन आ गई कि everyone has got access to the public information of everyone। वो क्या है
कि वो इस अर्न को मेजॉरिटी रेड कह रहे हैं या मेजॉरिटी ब्लू कह रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द प्राइवेट इंफॉर्मेशन कि जो बॉल उन्होंने उठा के देखी है वो वाकई रेड या ब्लू है कि नहीं। सो देयर आर डिफरेंट ट्रेंड्स दैट वर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अगर पहला ऑब्जर्वर जो है, अगर उसने ब्लू बॉल उठाया और उसने गेस भी ब्लू किया कि इट्स अ मेजॉरिटी ब्लू अर्न, ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट आप देखें कि बोर्ड पे पहले से ब्लू लिखा गया है। अब ये ब्लू वो नहीं शो कर रहा कि उसने ब्लू बॉल देखी है कि नहीं, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ब्लू बॉल जो है ये मेजॉरिटी उसने लिखा है बोर्ड पे। सो अ स्टूडेंट हु इज पिकिंग द बॉल मे नॉट नेसेसरली राइट द सेम कलर, ठीक है, शायद आप रेड बॉल निकाल के कहें कि ये मेजॉरिटी ब्लू है, तो वो बंदा यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट जो है, अगर उसने ब्लू बॉल उठाया और बोर्ड पे भी पहले से ब्लू लिखा है, सो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा कि दिस इज अ मेजॉरिटी ब्लू क्लास, तो वो भी ब्लू लिख देगा। अगर पहले से रेड लिखा गया है और इसने ब्लू उठाया, सो इट मीन्स के अब जो है प्रोबेबिलिटीज सेम हो गई है, सो ही विल जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस कि ये मेजॉरिटी रेड है या मेजॉरिटी ब्लू है। सो बेस्ड ऑन वट एवर ही राइट्स यहाँ पे, या रेड आ जाएगा या ब्लू आ जाएगा, बट बेसिकली इट वुड जस्ट बी रैंडम प्रोसेस, क्योंकि टाई आ गया, उसके पहले से बोर्ड पे रेड लिखा गया था और उसके हाथ में ब्लू आ गया, तो उस केस में वो एट रैंडम कोई भी लिख सकता है। अब हमारे पास पहले से बोर्ड पे अगर बी और आर लिखा हुआ है, पहले बंदे ने ब्लू लिखा कि मेजॉरिटी ब्लू है, सेकंड ने लिखा मेजॉरिटी रेड। अगर थर्ड स्टूडेंट आया और उसको ब्लू मिल गया, सो ही वुड राइट मेजॉरिटी ब्लू, क्योंकि दैट वुड डिस्टर्ब द बैलेंस, ठीक है, दो ब्लू हो गए और एक रेड हो गया। अगर थर्ड ऑब्जर्वर को रेड मिला, सो ही वुड राइट मेजॉरिटी रेड। बट इन इफ यू हैव टू बी ऑन द बोर्ड, पहले से दो बी लिखे थे, जहां पे ये जो सेकंड स्टूडेंट है लेट्स से उसने भी ब्लू लिख दिया, सो नाउ यू हैव टू ब्लू ऑन द बोर्ड। सो थर्ड स्टूडेंट को ब्लू मिल गया, सो वो तो ब्लू लिख देगा। लेकिन अगर थर्ड स्टूडेंट को रेड मिला, सो ही वुड स्टिल इन गो इन फेवर ऑफ ब्लू, क्योंकि बोर्ड पे पहले से ब्लू है, ब्लू इज ऑलरेडी इन मेजॉरिटी, सो ही वुड थिंक के ये जो मेरे हाथ में रेड आया है, दिस में जस्ट बी अ रेयर एक्टिविटी, ये बाय चांस हुआ होगा, द अर्न इज एक्चुअली अ मेजॉरिटी ब्लू, और वो बोर्ड पे ब्लू ही लिखेगा, उसके हाथ जो वो देख रहा है वो उस चीज को ट्रस्ट नहीं करेगा, और जो बोर्ड पे पहले से है उसको ज्यादा ट्रस्ट करेगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द अर्न बिहेवियर, द हर्ट्स बिहेवियर। तो अगर ये चीज एक दफा फ्लो करने लग पड़ी, सो इट्स गोइंग टू कंटिन्यू, और ये इफेक्ट जो है ये चलता रहेगा। अब अगर बोर्ड पे तीन ब्लू है पहले से, सो अगले ऑब्जर्वर के लिए अगर उसके हाथ में रेड बॉल भी आ गया, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि वो लिखे कि इट्स अ मेजॉरिटी ब्लू, ठीक, इट्स अ मेजॉरिटी रेड। ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो पीछे बहुत सारी एविडेंस जो है उसको डिनाई करेगा। सो इवन उसके हाथ में अगर रेड बॉल भी आता है, तो फोर्थ स्टूडेंट स्टिल वुड गो इन फेवर ऑफ ब्लू, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज सो मच एविडेंस फॉर द ब्लू। और उसके बाद आप एज्यूम कर सकते हैं कि जितना चलता जाएगा, जो लोग ब्लू उठाते हैं रेड उठाते हैं, वो सारे ब्लू लिखते जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑन द बोर्ड के इट्स अ मेजॉरिटी ब्लू क्लास। सो दिस इज बेसिकली समथिंग। अब आप देखें कि पहले स्टूडेंट ने अगर ब्लू उठाया, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने अगर रेड उठाया या ब्लू उठाया, और उसने लेट से बाय द फ्लिप ऑफ द कॉइन ब्लू को फेवर किया, सो नाउ यू हैव टू ब्लू ब्लू टू ब्लू केसेस रिटन ऑन द बोर्ड, और उससे ये हर्डिंग बिहेवियर जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मींस के अगर पहले दो जो है ब्लू वो बाय चांस आ जाए, ये रेड भी हो सकते हैं, वी आर जस्ट कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ब्लू, रेड के साथ भी एग्जैक्टली सेम सिनारियो हो सकता है। सो अगर पहले दो बाय चांस किसी ने ब्लू लिख दिए, या आप मैनिपुलेट करें, या पहले दो आपके प्लांटेड लोग हों और उनके हाथ में जो भी आए वो फिर भी ब्लू लिखें, सो उसके बाद से आप पूरी पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय दैट स्टार्टिंग आइडिया। और ये चीज हम अक्सर देखते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये स्टॉक मार्केट में ये चीज बड़ी अप्लाई होती है कि कुछ लोग जो हैं वो चीजों को फेक करते हैं, दे फेकली प्रमोट और डिमोट समथिंग ताकि उसके शेयर्स बढ़े या गिर जाएं। और उससे क्या होता है, आम लोग जो है वो हर्डिंग बिहेवियर को फॉलो करते हुए वो बड़े नंबर में उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वो लोग जिन्होंने उस ट्रेंड को मैनिपुलेट किया था, उसको फॉल्सली प्रमोट या डिमोट किया था, वो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं और वो खुद उससे फायदा ले लेते हैं, बाकी सारे लोगों को उससे नुकसान होता है।
So this is what we see on social media to promote different agendas. This is what we see on in stock market also. तो अगर हम इस पूरे बिहेवियर को देखें तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास बोर्ड पे 3 ब्लू आ गए, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन कि वो 4th या 5th 6th पे जो भी आ रहे हैं कि वो रेड बॉल उठा के उसको रेड मेजॉरिटी लिख दे, क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई मेजॉरिटी और एविडेंस ऑफ हैविंग ब्लू एज द मेजॉरिटी कलर। तो जो मैंने आपको कहा कि ये बाय बाय कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बड़े कम हैं। 1 आउट ऑफ 9 चांसेस हैं कि ऐसा जो है ये हो जाए बाय चांस, व्हिच मीन्स के अराउंड 11-12% चांसेस हैं कि ये बाय चांस ऐसा हो जाए। लेकिन अगर बाय चांस ना भी हो तो आप देखें कि आपने सिर्फ 3 लोगों को मैनिपुलेट करवाना है। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आप शुरू में 3 लोगों को मैनिपुलेट करें कि वो पहले से उनको आपने समझाया हो कुछ, वो दिया हो इंसेंटिव वगैरह दिया हो कि वो आपके फ़ेवर में अपना डिसीजन दे दें। आफ्टर दैट जस्ट द फर्स्ट 3 पीपल जो है कंसिडरिंग के वी हैव एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क वेयर एवरीबॉडी कैन सी दैट डिसीजन, तो बाकी लोग जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के फ़ेवर में डिसीजन लेना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और ये इस तरह से ये इफ़ेक्ट चलता जाएगा। ये आप देखें कि अगर आप 3rd लेवल तक पहुँच गए हैं, उसके बाद हर्डिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जितने लोग हैं, वो बेसिकली जस्ट ट्रेंड को फ़ॉलो करेंगे। यहाँ तक जो इफ़ेक्ट था, दैट वाज़ रैंडम और उसमें एक ट्रेंड बन गया। वन्स दैट ट्रेंड इज़ क्रिएटेड, उसके बाद के लोग सोचेंगे नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है, वो उसी को आगे चलाते जाएँगे। Whenever we have a diffusion process, diffusion जैसे हमने बात की कि anything that starts from somewhere in the network and it keeps on propagating to all ends of the network, तो उसके लिए एक intervention का एक mechanism जो है that is also possible. Intervention जो है it can basically serve 3 types of purposes. या तो वो उसको expedite कर सकता है, delay कर सकता है, stop कर सकता है। So हम इन 3 चीज़ों के लिए किसी भी नेटवर्क के अंदर जो diffusion हो रही है, उसमें हम intervention कर सकते हैं। तो पहली चीज़ एक्सपेडाइट करना क्या है कि हम उस जो प्रोपेगेशन हो रही है, जो डिफ्यूजन हो रही है, हम उस प्रोसेस को और तेज़ कर दें, ठीक है? तो उसके उसके लिए ये ऐसा है कि लेट्स से आपका प्रोडक्ट जो है, वो आप सोशल मीडिया के अंदर उसकी एक प्रमोशन आपने कर दी है, उसकी कोई एडवर्टाइज़मेंट चला दी है एंड आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज़ कि उसका जो इम्पैक्ट है, वो ख़त्म होता जा रहा है, जो मार्केट या जो उसके जो कस्टमर्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो आपने एक और इंटरवेंशन इज़ बेसिकली चेंजिंग द करंट फ्लो ऑफ डिफ्यूजन। तो आपने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया, एक नई प्रमोशन स्टार्ट कर दी, कोई नया जो है एडवर्टाइज़मेंट चला दी और उससे क्या हुआ आपकी जो डिफ्यूजन प्रोसेस थी वो फिर से तेज़ हो गई। तो इंटरवेंशन कैन आइदर सपोर्ट द डिफ्यूजन प्रोसेस व्हिच इज़ व्हाट वी कॉल एक्सपेडाइटिंग इट, और इसमें या जो है वो डिले ला सकता है, व्हिच मीन्स कि आपने अपोजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अर्शद ने बात की कि वैक्सीन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर uh, significance in our today's life for COVID, और there is an intervention के फलां जो वैक्सीन है उसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम बनता है, दिस इज दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस वैक्सीन, और उससे क्या होगा वो ट्रेंड जो है वो बदल जाएगा। एक इंटरवेंशन आ गई जिससे उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है, लोगों के अंदर जो डिमांड है, वो डिले भी हो सकती है और कुछ इंटरवेंशन के थ्रू वो स्टॉप भी हो सकती है। सो हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? इंटरवेंशंस जो हैं वो जो इनिशियल डिफ्यूजन किसी चीज़ को प्रोवाइड करता है, वो खुद भी इंटरवेंशन दे सकते हैं और किसी और की तरफ से भी इंटरवेंशन आ सकती है। मसलन ऐसे कि लेट्स से समवन हैज़ प्रोपेगेटेड सम फॉल्स न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया और उसकी बड़ी तेज़ी से प्रमोशन हो रही है, लेकिन जिस बंदे के साथ वो न्यूज़ रिलेटेड है, इफ दैट पर्सन हिमसेल्फ डिनाइज़ इट कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, तो उससे क्या होगा वो फ्लो इफेक्ट हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा या वो स्टॉप कर जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली अ केस ऑफ इंटरवेंशन के अपोजिंग इंटरवेंशन आ गई और उससे वो जो चीज़ प्रोपेगेट कर रही थी वो स्टॉप कर गई है। इंटरवेंशन जो हमने अर्न मेजॉरिटी का जो सिनेरियो देखा, इन दैट केस आल्सो इफ सम स्टूडेंट्स चीट एंड दे शो द कलर ऑफ द बॉल टू द रेस्ट ऑफ द क्लास, और 2-3 दफा अगर वो कलर शो कर दें तो उससे लोगों की परसेप्शन बदल सकती है कि
जो हमें नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ द बॉल और जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके अंदर काफी फर्क है, एंड दे में रियलाइज के वो इंफॉर्मेशन शायद ठीक नहीं है, एंड दैट में कॉज एन इंटरवेंशन इन द परसेप्शन ऑफ पीपल। जो हमने मिलग्राम्स का एक्सपेरिमेंट देखा है, द सेम वे इफ वी आस्क समवन टू स्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट, और जो लोग रुक के ऊपर की तरफ देखते हैं, दे लेट देम नो दैट देयर इज नथिंग इन द स्काई एंड द पर्सन हु इज डूइंग इट इज बेसिकली ट्राइंग टू स्टॉप हिज नोज फ्रॉम ब्लीडिंग। तो अगर ऐसा कोई बंदा करे, सो दैट इज गोइंग टू कॉज द इंटरवेंशन इफेक्ट, और उससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, ये जो इफेक्ट था हर्डिंग का, ये डिले हो जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अर्न्स के केस में भी हमने बात की कि अगर कोई बंदा जो बोर्ड पे जो बिहेवियर लिखा जा रहा है, इफ द एक्चुअल बिहेवियर इज बीइंग शोन, एंड दैट इज इन द केस के जो बॉल देख रहा है, दे वर आस्क्ड कि वो खुद कलर देगी, किसी और को ना दिखाए, बट इफ दे कीप ऑन शोइंग बॉल कलर टू द रेस्ट ऑफ द क्लास, सो उससे परसेप्शन बदल सकती है। There is another approach that is called Polya-Urn model. According to Polya-Urn model, if we have got an urn that has got different colors of balls, तो आप जिस कलर का बॉल उससे उठाएंगे, यू वुड जस्ट लुक इनटू द कलर ऑफ दैट बॉल, और उससे क्या होगा, जिस कलर का भी बॉल आपके हाथ में आ गया, आपने वो बॉल भी अर्न के अंदर वापस डाल दी, और उसके साथ उसी कलर का एक और बॉल जो है वो भी डाल दी। सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, पोलियन मॉडल? जी, यस सर। इसका इफेक्ट क्या आएगा? सर ये डायग्राम थोड़ा सा दोबारा लगाएं, वो देख। What is the effect of Polya-Urn model? सर ये जार में सेम कलर वाले जो है वो बॉल्स हैं वो ज़्यादा होते रहेंगे। क्या होगा? जार में जो सेम कलर वाले बॉल्स हैं वो ज़्यादा होते रहेंगे। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, ऑल्दो इट में जस्ट बी अ सिंपल मेजॉरिटी, वो हाई मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि वट इज ऑलरेडी, आप जब हाथ डालते हैं तो आपके हाथ में कोई भी बॉल आ सकता है एट रैंडम, लेकिन जिसकी मेजॉरिटी है उसके चांसेस ज्यादा है, तो ज्यादातर आप वही बॉल उठाएंगे जो मेजॉरिटी में है। तो जब आप उसी कलर का दूसरा बॉल भी डाल देते हैं, तो आपने क्या किया, उसकी मेजॉरिटी को और एनहांस किया। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल द रिच गेट्स रिचर इफेक्ट, जिसमें पीपल ट्राई टू सपोर्ट व्हाट इज मोर लाइक देम। सो सेम अलाइक जो एक प्रोफेशन में है, एक बैकग्राउंड में है, दे ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर, एंड दैट इज गोइंग टू establish their dominance on the rest। जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं वो और डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। इसका इस्तेमाल भी हम इस तरह से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसका जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर देखते हैं कि पीपल जो एक तरह के एक नेचर के लोग हैं, एक प्रोफेशन के हैं, दे ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू बी इन अ मोर स्ट्रॉन्गर पोजीशन, और इस तरह से जो मेजॉरिटी में है, दे ऑलवेज गेट मोर स्ट्रेंथन। The main objective is basically to convert a simple majority into a high majority. There is another modified version of this Polya-Urn model that is called generalized Polya-Urn model. And according to this model, अब आप क्या करते हैं कि आपने अर्न से एक बॉल निकाला, एंड यू जस्ट लुक्ड इनटू इट्स कलर, और आपने अर्न के अंदर दोबारा वो बॉल डाला, उसकी कलर का दूसरा बॉल डाला, और तीसरा बॉल आपने डाला विच वाज ऑफ अ रिलेटेड कलर, एग्जैक्टली वो कलर नहीं लेकिन उसके जैसा डाला। सो दिस इज अगेन मेकिंग making getting the rich gets richer, but not only the rich, also those who are related to the rich also are going to get richer। तो आप जब ये प्रोसेस चलाएंगे कुछ देर के लिए, और आप उसके बाद अर्न के अंदर देखेंगे, तो जो सिंपल मेजॉरिटी वाले बॉल थे वो हाई मेजॉरिटी में होंगे, और उनकी तरह के जो बॉल होंगे उनकी जो डोमिनेंस है, उनकी जो मेजॉरिटी है, वो भी सेकंड थर्ड मेजॉरिटी में होंगे, और उनकी जो एक्चुअल नंबर था वो भी उससे काफी इंक्रीज कर गए होंगे, और उसकी जगह जो
ज़्यादा उनसे डिफरेंट है, वो उन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। So those who are like the majority will also get a positive response from this process. So, and then we have uh, another modified version of it, that is multi-generalized polyurn model. और इसमें आप क्या करते हैं कि each time you put your hand in an urn, और आपको जिस कलर का बॉल निकल आया आपने उस कलर का दूसरा बॉल भी उसके अंदर डाल दिया, उसकी तरह का जो एक बॉल है विच इज ऑफ अ रिलेटेड कलर वो भी उसके अंदर डाल दिया, और जो कलर इससे बिल्कुल डिफरेंट है उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है। सो अगर आप ये सारे देखें, सो दिस इज बेसिकली दे ऑल आर मेंट टू कन्वर्ट सिंपल मेजॉरिटी इनटू हाई मेजॉरिटी। और ये जो लास्ट वन है ये तो काफी सारा तेज प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो अनलाइक है, जो डिफरेंट है, वी आर थ्रोइंग देम आउट आल्सो। सो विद दिस मैकेनिज्म अगर आप ये अगर हम अर्न की बात करें, सो बहुत कम टाइम में, बिकॉज दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि आप थ्रो अवे भी कर रहे हैं और आप 3 बॉल को ऐड कर रहे हैं अर्न के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर आपके पास अर्न जो है वो मेजॉरिटी बेसिकली जो है वो थ्रू आउट वही कलर आ जाएगा, और उसके जो रिलेटेड कलर्स हैं वो रह जाएंगे, जो डिफरेंट हैं वो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो थ्रोइंग अ बॉल दैट इज डिफरेंट। तो जब बार बार मेजोरिटी वाला बॉल आप उठाएंगे तो उसके जो जो उससे मुख्तलिफ है वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और अगर आप देखें तो इसको हम अपनी सोसाइटी के लेवल पे भी देख सकते हैं कि पीपल हु आर मोर अलाइक बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दे ग्रो इन नंबर, एंड पीपल हु आर डिफरेंट आर बीइंग eliminated from the society, and that leads to having a very polarized society। हमारे जो डिफरेंट सोच के लोग हैं वो वो कम होते जाते हैं, बिकॉज जो माइनॉरिटी में है वो लोग जो जिनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी सपोर्ट कम है, सो दे आर जनरली बीइंग इग्नोर्ड। सर ये जो सिंपल अन मॉडल है जी इसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि जितने जो मेजॉरिटी है उसको हाई मेजॉरिटी में कन्वर्ट करते हैं, और मल्टी में हम वही काम करते हैं लेकिन साथ साथ अनलाइकली जो होते हैं उनको निकालते भी हैं इसी तरह। नहीं, मल्टी में ये करते हैं कि जो उनके जैसे हैं ठीक उनको है, भी सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है सर। तो जो आउट ऑफ कलर जैसे डिफरेंट कलर है तो उसको निकालते भी है ना सर मल्टी हाँ, में? वो मल्टी जनरलाइज्ड है, ये ये देखिए। पिछले अन मॉडल्स में तो हम ये नहीं कर सकते थे, निकाल सकते थे ना सिंपल ये अन देखिए मॉडल? जी। सिंपल अन मॉडल में तो हम ये जो डिफरेंट कलर वाले थे इसको नहीं निकाल सकते थे, नहीं सिर्फ नहीं, हम सिंपल में मेजॉरिटी नहीं को हाई निकालते, मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। सिंपल में नहीं निकालते। सिंपल में ये करते हैं कि जो मेजोरिटी जो कलर का बॉल आपके हाथ में आता है आप उस कलर के 2 बॉल वापस डाल देते हैं। तो ऑल्दो जो माइनॉरिटी में है वो भी आपके हाथ में आएंगे, लेकिन जनरल ज्यादा चांसेस वो हैं कि जो मेजोरिटी के होंगे वही आपके हाथ में आएंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो उस अगर आपके हाथ में एक बॉल आ रहा है और आप उसी कलर का दूसरा बॉल भी डाल रहे हैं, तो इट मींस के जो सिंपल मेजोरिटी है आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू हाई मेजोरिटी। ठीक है ना। यस सर, बिल्कुल ठीक है। यानी बाकी कलर्स भी ग्रो कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में किसी और कलर का बॉल आता है तो आप उसको भी 2 वापस डाल देते हैं, तो बाकी कलर्स भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी में पहले से था वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ओके सर। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जो मेजोरिटी में है वो तो तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन जो उसके रिलेटेड है तो वो भी ग्रो करेंगे ज्यादा तेजी से एज कंपेयर टू द अदर्स, क्योंकि अगर आपके पास मेजोरिटी कलर का बॉल आता है तो आप उसके रिलेटेड कलर भी डाल देते हैं इन जनरलाइज्ड पॉलीआर्न मॉडल। ठीक है। ठीक है सर। तो जो जो मेजोरिटी के जैसा है, मेजोरिटी की तरह नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन सिमिलर टू द वंस हु आर इन मेजोरिटी, तो दे आर आल्सो गोइंग टू गेट पॉजिटिव रिस्पांस, और उनकी भी जो है जो उनका जो नंबर है वो भी ग्रो करेगा। लेकिन जो बाकी हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस से ग्रो करेंगे, उनके जो है इन हैंड आने के चांसेस काफी कम होंगे। अगर आप थर्ड सिनारियो देख लें, सो विच इज एन एक्सट्रीम केस, कि व्हेन यू पिक अ बॉल आप उस कलर के 2 बॉल डाल देते हैं, सो द मेजॉरिटी इज ग्रोइंग, आप उसके रिलेटेड कलर का बॉल भी डाल देते हैं, सो द वंस हु आर सिमिलर टू द वन इन मेजॉरिटी वो भी ग्रो कर रहे हैं, और जो उनसे बहुत मुख्तलिफ है उसको थ्रो आउट भी किया जा रहा है। सो दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट द होल प्रोसेस इनटू into a into a very polarized uh,
सिचुएशन। ठीक है। हेलो। जी सर, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप ऐसे एज्यूम कर लें कि कोई ऑफिस है और उसमें किसी को जॉब मिल गई है, तो वो क्या करेंगे सबसे पहले कि ये मेरा भाई आ जाए, ये मेरा रिश्तेदार आ जाए, ये मेरे इलाके का बंदा आ जाए। ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द अर्न मॉडल जो पहला हमने देखा था, कि जो लोग मेजोरिटी में हैं, जो अच्छी पोजीशंस में हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग इन मोर पीपल लाइक देम। फिर वो ज्यादा चांसेस ये हैं कि अगर वो अपनी फैमिली के तो ज्यादा लाएंगे, लेकिन आगे हम एक बाइस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जिसमें लेट से मेरिट को इतना नहीं फॉलो किया जा रहा है, हाइपोथेटिकल कंपनी है। तो फिर वो क्या करेंगे कि अगर उनको अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिलता फ्रॉम देयर फैमिली, सो दे वुड ट्राई टू ब्रिंग समवन हु इज लाइक देम, शायद सोच उनकी जैसी हो, उनके करीब के इलाके का हो, कुछ उनकी प्रोफेशन के करीब का हो, उनके साथ बिजनेस कर चुका हो। सो दैट इज द सेकंड सिनेरियो इन विच यू प्रमोट द पीपल हु आर सिमिलर टू यू। और तीसरे में क्या है, वो लोग जिनकी आपसे मुखालफत है, जो आपके साथ फसल में है, यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक कंप्लीट एक सिनारियो है। हम गवर्नमेंट में इस तरह की चीजें काफी देखते हैं। आप अगर गवर्नमेंट में जितने लोग हैं, जितने ये सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर आप इनकी फैमिली ट्रीज निकाल के देख लें, तो ये चीज इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज इन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर में जो चीज आपके जैसी है, आपकी तरह की है, वो आपको अच्छी लगेगी, वो आपको फेमिलियर लगेगी, आप उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे। जो चीज आपसे मुख्तलिफ है, इवन दैट मे नॉट बी बैड, बट दैट वुड स्टिल बी क्रिटिसाइज जस्ट बिकॉज इट्स डिफरेंट। ठीक है। तो आप गवर्नमेंट में इस तरह की चीजें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट करते हैं, और उनके उनके रिलेटिव्स को या उनके सिमिलर जो नेचर के लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं। एंड दे ट्राई टू रिमूव और गेट पीपल आउट ऑफ दोज ऑफिसेज जो उनसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं या किसी और तरह से उनसे मुख्तलिफ हो। यही चीज जो है, since social networks also are being ruled by people, and people carry their psyche, their mentality to social networks also, and therefore you would see a similar situation on social networks also. If there is something good, they would try to get benefit from it. They would try to share it first with those who are related to them, then to those who are similar to them, and they would not be interested in sharing that particular information from those to those who are different। ठीक है। यस सर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू द लोकल इंफॉर्मेशन। लोकल में हमने कैस्केडिंग की बात की थी। यहाँ पे भी जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्सप्लिसिट, बट द थिंग इज यू कैन नॉट ऑब्जर्व द होल नेटवर्क ऑल एट वंस। इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशन वी एज्यूम कि सब लोग जो है वो सबके साथ connected हैं। It's the same like if you are in a marketplace, so everybody can see everybody else in a marketplace and they can look into each other's decisions। तो आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं और आप कोई ऐसी चीज ले सकते हैं जो आपको शायद नहीं चाहिए। लेकिन लोकल इंफॉर्मेशन में यू आर ओनली बाउंड टू सी ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल, और आपके जो इफेक्ट आप तक पहुंचेगा दैट इज गोइंग टू बी थ्रू दैट क्लोज ग्रुप। ठीक है। तो आप ग्लोबली चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है एक लोकल जो है सेटअप के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट लोकल सेटअप इज पार्ट ऑफ सम बिगर सेटअप। तो लोकली इंफॉर्मेशन कैसे प्रोपिगेट करती है और किस तरह से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a person has shared some information, and then those who have got that information second hand, जिसने first person से सुना है, now they are going to share it in their network, और उससे कुछ और लोगों को information मिलेगी। So you may have access to all the population। आप अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी आइडिया है या जो भी न्यूज़ है, उसको आप प्रोपिगेट करवा सकते हैं टू ऑल द नेटवर्क, और एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क। लेकिन वो एक गो में नहीं होगा, जस्ट लाइक इट वाज अ केस इन हर्ट्स बिहेवियर का, जिसमें सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। सो योर डिसीजन वुड डायरेक्टली इंपैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या होगा,
मेजॉरिटी तक पहुंचने के लिए एक कैस्केडिंग का प्रोसेस होगा और टर्न आफ्टर टर्न जो है ज़्यादा लोग आपके आइडिया की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ जो है वो माइल होंगे एंड इन ऑर्डर टू कैप्चर मेजॉरिटी आपको उसके मुताबिक टाइम लगेगा बिकॉज़ इट्स अ प्रोसेस दैट इज़ लाइक हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट के जिसमें जो जिन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव की है एट टाइम T1 दे मे बी इन अ पोजीशन कि वो उसको आगे प्रमोट करें। अच्छा, सो तो हमारे पास कैस्केडिंग में ये हमने बात की कि वी हैव सम कंटेंट और इंफॉर्मेशन एंड दैट कंटेंट प्रोपेगेट्स अगर हम फेसबुक की बात करें यू हैव फ्रेंड्स एंड देन दोस फ्रेंड्स में बिकम योर में बिकम द सेंडर्स ऑन योर बिहाफ और वो उसको आगे सेंड कर सकते हैं और फिर उसके उनके बिहाफ पे और लोग सेंड कर सकते हैं बेसिकली आपका काम जो है वो और लोगों ने ले लिया है एंड द न्यूज़ इज गोइंग टू सर्व टू टेक राउंड्स इन द नेटवर्क। सो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो हम एक्टिव उस नोड को कहेंगे कि जो जिसने मैसेज रिसीव किया है, ठीक है। सो एन एक्टिव नोड इज द वन कि जिसको वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसकी एक्सेस मिल गई है, उसने अडॉप्ट कर लिया है। या अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है। सो या अगर जनरल आइडिया है तो उस तक वो आइडिया पहुंच गया है। एक्टिवेशन इज द प्रोसेस के जिसमें एक नोड जो है वो दूसरे को एक्टिवेट करता है। अगर एक आइडिया है तो अगर वो एक नोड दूसरे के साथ शेयर करता है तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन, ठीक है। ओनली एक्टिव नोड्स में अटेम्प्ट टू एक्टिवेट इट्स नेबर्स, वो लोग जिन तक वो आइडिया पहुंचता है सिर्फ वही उसको आगे प्रोपिगेट कर सकते हैं व्हिच इज अगेन ट्रू के वो लोग जिनके पास वो प्रोडक्ट है वही उसको प्रमोट कर सकते हैं। So in order to demonstrate this model, we have independent cascade model और ये मॉडल जो है ये बेसिकली इस बिहेवियर को मैनिपुलेट करने का जो एक मॉडल है वो बनाया गया है ताकि हम डिफरेंट सिनारियोज के ऊपर अपने मॉडल को टेस्ट कर सकें और ये जो बिहेवियर है कैस्केडिंग सिनारियो के अंदर हमारी न्यूज़ कहाँ तक जा सकती है, किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो हम यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ a मैथमेटिकल मॉडल कंट्रोल करें ताकि जो भी आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उसको हम एक्यूरेटली प्लान करें और अपने प्लान के जो बेनिफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकें। सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में वापस आते हैं पहले आप यहाँ से देख लें कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गॉट अ नेटवर्क, ठीक है, ये जो आपको ऊपर कॉर्नर में नजर आ रहा है वी हैव द सेम variations of the same network। तो बेसिकली ये जो स्टेप वन पे है दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क दैट यू हैव गॉट और फिर उस हमारे पास आप एज्यूम करें कि ये टाइम टी नॉट पे है और स्टेप टू जो है ये T1 पे T2 3 एंड 4 इस तरह से हमारे पास इसी नेटवर्क के डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो T1 पे आप देखिए हमारे पास कंप्लीट नेटवर्क जो है उसके अंदर 7 नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं फ्रॉम V1 टू V7। V1 जो है दैट इज द ओनली नोड दैट इज एक्टिव एट दिस स्टेज, ठीक है। तो एक्टिव जैसे हमने बात की कि एक्टिव आप किसी भी वजह से हो सकते हैं, आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक न्यूज आइटम है, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। सो व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू इंट्रोड्यूस इनटू द नेटवर्क, सो वी मे थिंक ऑफ दैट नोड एज an activated node, the node that already has got that product idea or news। अब होगा क्या कि V1 जो है which is already activated, हमने ऊपर कंडीशन में बात की कि only active node can activate other nodes, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसके पास आइडिया नहीं होगा, न्यूज नहीं पहुंचेगी तो वो कैसे उसको शेयर कर सकता है। सो V1 ने क्या किया, अपने नेटवर्क के अंदर जो है उस न्यूज को शेयर कर दिया है, ठीक है। इट हैज गॉट सम न्यूज आइटम और उसने अपने नेटवर्क के अंदर शेयर कर दिया है। नाउ V1 इज ओनली फ्रेंड विद V2 एंड V3। तो सिर्फ इन दोनों लोगों को एक्सेस मिल गई है उस इंफॉर्मेशन की। यहाँ पे ये एच के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं, दीज आर द चांसेस के ये बंदा जो है ये इस न्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो हमने एक्टिवेशन की प्रोसेस की बात की थी वो यही है कि V1 ने जो न्यूज शेयर की है V3 उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है सो इट मींस के V3 इज एक्टिवेटेड, अदरवाइज वी वुड से कि नहीं करेगा। ये जो प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं ये किसी भी बेस पे हो सकती हैं, वो इस पे हो सकते हैं कि ये V2 जो बंदा है ये कितना ट्रस्ट करता है किसी की बात को, V2 और V1 के बीच में क्या रिलेशनशिप है,
V2 और इस न्यूज़ आइटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसकी बेस पे हम ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई खास आइडिया नहीं है तो हम सारे एजेस को 0.5 की प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि रैंडम। सो 0.5 चांसेस हैं कि V2 जो है ये एक्टिवेट हो सकता है, 0.8 चांसेस हैं कि V3 एक्टिवेट हो सकता है। तो आपने क्या किया, कॉइन फ्लिप किया, अगर हेड्स आ गया तो आप कहते हैं कि ये एक्टिवेट हो गया, टेल्स आ गया तो नहीं होगा। और इसके जो है इसके जो है एक्टिवेट होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, बट स्टिल इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आप देखें कि अगले टाइम स्टैम्प में टाइम T1 हमारे पास वही नेटवर्क है, लेकिन क्या हुआ, ये जो है V2 एक्टिवेट हो गया और V3 जो है ये एक्टिवेट नहीं हुआ। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द नेटवर्क एट टाइम T1। अगर ये T0 था तो ये T1 हो गया। अब आप ऑल्दो रियल वर्ल्ड में ये हो सकता है कि V1 जो है वो एक ही चीज को बार बार प्रमोट करे, V1 सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वर्डिंग में फिर शेयर कर सकता है ताकि फिर लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और शायद अगली अटेम्प्ट में ये V3 जो है ये एक्टिवेट हो जाए। लेकिन जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल हम कहते हैं कि एक नोड जो है, हर नोड के पास एक चांस है अटेम्प्ट करने का टू एक्टिवेट द अदर नोड व्हिच आर रिलेटेड टू इट, और अगर उस चांस में वो एक्टिवेट नहीं हुए सो इट हैजंट गॉट एनी सेकंड चांस। तो बताने का मकसद ये कि V1 जो है इसने अटेम्प्ट किया, एक एक्टिवेट हो गया, दूसरा नहीं हुआ। अब ये दोबारा जो है ये दोबारा इस तरह से एक्टिवेट जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता एक्टिवेशन। V3 ऑलरेडी एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये भी किसी को एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो आइडिया, जो न्यूज इसने खुद एक्सेप्ट नहीं की, खुद उसको रियलाइज नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, so how can this person promote that idea to the next person? So V3 cannot activate anyone. V2 जो है it has adopted the idea or it has considered the information to be true, तो इसने क्या किया, इसने आगे आगे उसको प्रमोट किया। अब V2 जो है इसने लेट्स से V2 अगर हम सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लें तो V2 ने वो इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क में शेयर कर दी। तो नाउ चांसेस आर V1 तो ऑलरेडी एक्टिव है, सो इट्स गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट कि V4 जो है वो एक्टिवेट होगा कि नहीं। तो लेट्स से आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया एंड यू फाउंड आउट कि V4 जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब जब V4 एक्टिवेट हो गया है, सो नाउ अगेन V4 हैज अ चांस कि ये इस इंफॉर्मेशन को अपने नेटवर्क में शेयर करे, और V3 जो है उसके पास एक और मौका आ गया कि वो शायद एक्टिवेट हो जाए। सो when V4 would share this information in its network, so ये V2 ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, V5 और V3 जो है वो इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे, 5 पहली दफा देखेगा और V3 तक वो इंफॉर्मेशन दोबारा पहुंची है दूसरे चैनल से, तो शायद अब इसका माइंड चेंज हो जाए और वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रू कंसिडर कर ले। Whatever the case, इसने जब शेयर किया V3 अब भी एक्टिवेट नहीं हुआ और V5 एक्टिवेट हुआ, एंड देन V5 मेड एन अटेम्प्ट जिसके रिजल्ट में V6 एक्टिवेट हुआ और 7 एक्टिवेट नहीं हुआ, एंड दैट इज गोइंग टू एंड द प्रोसेस। व्हेन द प्रोसेस एंडेड, V1 V2 V4 V5 एंड V6 गॉट एक्टिवेटेड। तो बेसिकली क्या हुआ, V1 के पास वो इंफॉर्मेशन थी, उसने वो शेयर की, उसने वो चीज नेटवर्क में प्रोपिगेट हुई एंड इट अफेक्टेड मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। आपके पास आउट ऑफ 7 जो है 5 नोड्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स गेट प्रोपिगेटेड इन अ नेटवर्क। इसमें आप ये देखें कि आपका ये जो V1 था जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आप इसको सोशल इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। सो व्हेनेवर दैट सोशल इन्फ्लुएंसर says something or floats something in the network, वो लोग जो उनको फॉलो करते हैं, दे आर गोइंग टू प्रमोट दैट आइडिया और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें से कुछ लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, कुछ अडॉप्ट करेंगे और वो उसको आगे प्रमोट करेंगे, एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल इट एंड्स एट सम पॉइंट। इसमें हमने अगेन एक बात मैं आपको रिपीट करूंगा कि जिस बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो उसको बार बार शेयर कर सकता है और उसमें शायद सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में किसी का माइंड बदल जाए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर बंदे के पास सिर्फ एक चांस है कि वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करे। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, नाउ लेट्स गेट बैक टू द एल्गोरिथम। तो बेसिकली आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव अ नेटवर्क दैट हैज गॉट वर्टिसेस एंड एजेस। A knot is basically that initial set of nodes that are active. ये वो आपके planted nodes हैं जिसको आपने अपनी information दी हुई है। Let's say आप अपना कोई एजेंडा प्रमोट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो a knot is that initial set जो उस आइडिया को
लॉन्च करेंगे, उसको नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर आपने देखना है कि वो आगे प्रोपेगेट कैसे करता है। एंड यू ऑल्सो हैव सम एक्टिवेशन प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने वहां पे एजेस के ऊपर देखे, यू हैव सम आइडिया ऑफ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, और आपको पहले से कुछ अंदाजा है कि आपका आइडिया जो है उसको लोग किस तरह से देखेंगे, उसके मुताबिक आपने कुछ प्रोबेबिलिटीज असाइन की है कि लोग एक्टिवेट होंगे नहीं होंगे, उसके क्या चांसेस हैं। So while AI is not equal to null set, AI यहाँ पे क्या है? It's the set of all people who may get activated. तो आपके पास जो सारी population है वो यहाँ पे है। I जो है यहाँ पे आप iteration by iteration जा रहे हैं, because as we said कि आप सारी population को एक गो में address नहीं कर सकते, because each person has got access to only a number of people. तो आप उन लोगों के through indirectly तो आगे लोगों को access कर सकते हैं, but one person cannot access the whole network. So now you have got all the vertices that were related to that particular node, और आपने क्या किया, उसके मुताबिक जो है you have generated a number, और वो number आपने देख लिया है through some threshold that is going to decide कि whether a node is going to get activated or not. If a node has got activated, आपने उसको अपनी list के अंदर डाल दिया है. So the process is going to continue, और अब क्या हुआ, आपने फिर उस node के through और nodes को activate करना start किया, और फिर और nodes को activate करना start किया, and the process is going to continue like this until everybody has got a chance to either get activated or activate other people. इसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास जो पहला बंदा था जिसने इंफॉर्मेशन लॉन्च की, that person is just a sender, ठीक है, उसने सिर्फ सेंडिंग का काम किया for that particular news item, वो उसका रोल जो है वो सेंडर का था। इसके अलावा कुछ नोड्स ऐसे थे जो यहाँ पे आप देखें कि जो एक्टिवेट नहीं हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो नोड 3 है और 7 है, दे ओनली प्लेड द रोल ऑफ अ रिसीवर। इन्होंने न्यूज रिसीव की, एक्सेप्ट नहीं की, एंड द थिंग स्टॉप देयर, और ये सिर्फ रिसीवर का रोल प्ले कर रहे हैं। सो V1 is playing the role of a sender only, V3 and V7 are playing the role of a receiver only. इसके अलावा जो नोड्स हैं V2, V4, V5 and 6, they in fact V6 is also a receiver only, क्योंकि उसके साथ जो है नेटवर्क हमारे पास खत्म हो गए, देयर इजंट एनीवन लेफ्ट है जिस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती थी। सो V3, 7 and 6 are only the receivers. V2, V4 and V5 are playing the role of both the sender and receiver. वो पहले रिसीवर बने, उन्होंने उस आइडिया को एक्नॉलेज किया, and then they got converted into sender only. So these nodes are playing the dual role of a sender as well as a receiver. ठीक है? हेलो? जी जी सर, सही है सर। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि आपके पास अगर कोई इनिशियल पॉपुलेशन है तो आप पूरे नेटवर्क तक अपने एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। डजंट मीन कि सब आपको आपके पॉइंट को, आपके प्रोडक्ट को, आपके आइडिया को अडॉप्ट कर लेंगे, बट एटलीस्ट यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल दी नेटवर्क। एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा, रियलिस्टिकली वो सारे नेटवर्क तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट के बाद सारे लोग जो हैं वो आगे उसको प्रमोट नहीं करते तो बाकी का जो नेटवर्क है वहां तक आपका आइडिया नहीं जाएगा। बट द पॉइंट इज के पोटेंशियली आप पूरे नेटवर्क को अक्रॉस द ग्लोब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके एक्टिवेशन की रेट हाई है और हाईली लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे सेंटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पूरे नेटवर्क तक अपनी बात पहुंचा सकें। ठीक है? सो इसी चीज को यूज करते हैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, लोगों को डिफरेंट हैबिट्स की तरफ, डिफरेंट सोशल इवल्स हैं उसकी तरफ उनको ये चीजें हाईलाइट करवाने के लिए इस तरह के प्रोसेसेस यूज हो सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हर बंदा चाहता है कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉमन सेंस बन जाए, सारे लोगों तक वो बात पहुंचे और सारे लोग उसको अडॉप्ट कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? आम लोगों के पास तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज कम है। आप तो फेसबुक पे अपना आइडिया डाल सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, और आपके साथ बहुत कम लोग एग्री करेंगे। जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास फिर भी थोड़ा सा बजट और पावर है, तो वो अपने आइडिया को थोड़ा ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट रिसोर्सेज। लेकिन nobody has got unlimited resources। तो बेसिकली अब मसला क्या आ गया, हर बंदा चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी बात जो है
वो मेजॉरिटी लोगों तक पहुंचे और कम से कम खर्चे में पहुंचे। तो हमारा जो गोल है इट इज टू ट्रिगर अ लार्ज स्प्रेड, जितनी ज्यादा दूर तक हमारी बात जा सकती है उतनी जाए, और कम से कम जो है फर्दर एडॉप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो, और ये काम जो है ये कम से कम खर्च में हो। हमारे पास एक इनिशियल एक गिवन बजट है, वो बजट बढ़ नहीं सकता। हम चाहते हैं कि उसी बजट के अंदर हम अपने स्प्रेड को मैक्सिमाइज करें, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। ठीक है, और ये जो जैसे मैंने आपको कहा कि ये किसी अच्छी चीज के लिए भी यूज हो सकता है और ये इवन बुरी चीज के लिए भी यूज हो सकता है। वो लोग जो नेगेटिव प्रोडक्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं वो भी अपने रिसोर्सेज लगा सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और उनकी जो आइडियाज और वो है इंफॉर्मेशन है वो भी उसी तरह से प्रोपेगेट करें। सो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ये एक चीज काम कर सकती है। बट द पॉइंट इज we want to address as much population as possible। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर करें चीज और कम से कम बजट में करें। So the next question is, how are we going to identify individuals that are going to help us in this particular goal के जिसमें हम कम बजट में ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट कर सकें। जी हेलो हेलो, ठीक है सर। तो ये कैसे होगा? जी, what we want is to have access to individuals that is going to maximize the access to the network in the limited budget available। ठीक है, so to do that we can basically find अब हमारे पास बेसिकली हमने थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना होगा। बजट जो है एज वी सेड इज लिमिटेड, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बजट जो है वो के लोगों को हम उसमें से अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं, के इन्फ्लुएंसर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को आसान करने के लिए ये बात खत्म हमने कर दी है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी जो डिमांड हो सकती है रिवॉर्ड की वो डिफरेंट हो सकती है, और हम डिफरेंट जो है शायद ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स हम कम ज्यादा पैसों में कम आए और शायद थोड़े छोटे इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा आए। लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम हमने ये किया है कि हमारे पास जो भी बजट है उसमें हम के इन्फ्लुएंसर्स जो है उनके सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, और इन सब के जो रेट्स हैं वो इक्वल है ताकि वो कंफ्यूजन निकल जाए। सो लेट्स से whatever the budget that we have, जो हमने बात की कि initially we have limited budget, so whatever the budget we have उससे हम के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उनको हम हायर कर सकते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करें। तो यहाँ पे आप देखें कि ऊपर आपको एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो है ये अवेलेबल है, कि हमारा जो कंप्लीट नेटवर्क है वो लेट से इस तरह का है। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो नोड है 0, this is what we called this is what we have this is the influencer that we have talked to, और हमने इसको जो है इसको अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया है, and now this influencer is going to work on behalf of us, और ये आगे जाके और नोड्स को एक्टिवेट करेगा। सो यू कैन सी कि उसने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, नोड जिसके साथ 1 लगा हुआ है 2 को एक्टिवेट किया, ये जो है ये नहीं माना, जो 2 के साथ एडजेसेंट दूसरा नोड है उसने भी आगे उसको आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया या एक्टिवेट नहीं हुआ, और यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है वो रुक गया है। ठीक है, द सेम वे यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया 2 इन्फ्लुएंसर से, एक यहाँ पे पोजीशन है टॉप में सेकंड नंबर पे, एक बॉटम में सेकंड पे, एक फ्रॉम द राइट एक फ्रॉम द लेफ्ट, हमने इन दोनों से स्टार्ट किया, एंड आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीटेड वी हैव 7 नोड्स एक्टिवेटेड। ठीक है, सो यहाँ से हमें 2 चीजों का पता चलता है। पहली चीज ये कि आप जिस नोड को अगर हम इनको इन्फ्लुएंसर्स कहें जो आपके पास इनिशियल लॉट ऑफ नोड्स हैं, आपके पास ये जितने ज्यादा वो एस्टेब्लिश्ड होंगे उतने ज्यादा लोगों के एक्टिवेट होने के चांसेस है, ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास चांस ज्यादा है, हर कनेक्टेड नोड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास नोड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी है
तो जितने वो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, जितने लोगों को उनके मानने की बात पहले से प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो उतने वो आपके प्रोडक्ट के बारे में भी उसकी बात ज्यादा मानेंगे। थर्डली, आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जितने नेटवर्क में सेपरेट होंगे, डिफरेंट पोजीशंस पे एलोकेट होंगे, उतने आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो डिफरेंट पॉपुलेशंस को एक्सेस करेंगे। अगर आपके 2 या 4 जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो एक क्लोज सराउंडिंग के अंदर है, उनका नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा ओवरलैप करेगा, उनके काफी ज्यादा कॉमन फॉलोअर्स होंगे, और उससे क्या होगा, आपको जो नेटवर्क की स्प्रेड है वो इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। और ऑल्दो आप ज्यादा लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आपकी बात ज्यादा प्रोपेगेट नहीं करेगी, क्योंकि देयर इज एन ओवरलैप, और उनकी जो है जो फॉलोअर्स हैं वो एक जैसे हैं। सो ये भी मैटर करता है कि आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरह से नेटवर्क के साथ एलोकेट जो है वो नेटवर्क में कहाँ पे प्लेस्ड है, और उनके फॉलोअर्स क्या हैं। तो 3 चीजें जो मैटर करती हैं इन ऑर्डर इन द इनिशियल पॉपुलेशन दैट वुड गिव यू that would maximize your growth, that would give you high spread, or the direct followers of that node, ठीक है। Then the probability of the edges, or thirdly, if you have multiple influencers, so they should be very much apart from each other, उनके जो नेटवर्क है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उसका कॉमन हिस्सा काफी कम होना चाहिए, ताकि वो एक ही वक्त में पैरेलल में कंप्लीटली डिफरेंट पॉपुलेशंस को एड्रेस करें। So if we again try to come up with something mathematical, ताकि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उस चीज को सोल्यूशन दे सकें, और हम एवेल्युएट करेंगे, अगर मेरा इतना बजट हो और इतने इन्फ्लुएंसर्स हो और ये नेटवर्क है, तो मेरी बात कहाँ तक प्रोपेगेट कर सकती है। वी बेसिकली ट्राई टू मेक अप मॉडल्स दैट वुड हेल्प अस प्रिडिक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कुछ चीजें जो है उसको एज्यूम करेंगे, ताकि हम उसको एक मॉडल के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f of s जो है that is the function, s जो है that is the node that is activated, so we try to maximize f of s। हम चाहते हैं कि हम हमारा जो एक्टिवेशन का फंक्शन है, जिसमें हम सारे पॉपुलर नोड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो फंक्शन जो है उसको हम मैक्सिमाइज करें और ज्यादा लोगों को एक्टिवेट करें। The budget is represented by k, where k is the number of nodes that we have in the initial set, जो मैंने आपको कहा कि initial influencers। तो अगेन हम बजट को अमाउंट में नहीं कंसिडर करते, बिकॉज जैसे हमने बात की कि डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स में आस्क फॉर डिफरेंट प्राइस, और क्या आप उनकी सर्विसेज को हायर करें। तो इस वजह से जस्ट टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाई, हम कहते हैं कि your budget, with your whatever budget you have, you can hire 3 or 5 or any k number of influencers, assuming that they all have the same price. Now some functions that we are going to observe is that this function with which we are basically looking के nodes किस तरह से हम उसकी spread जो है वो बढ़ेगी, किस तरह से वो आगे activate होंगे, it's a non-negative function। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नोड पहले से एक्टिवेट हुआ हो, उस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया हो, उस इंफॉर्मेशन को ठीक मान लिया हो, और बाद में वो उसको डिनाई कर दे, बाद में उस प्रोडक्ट को छोड़ दे। सो बेसिकली वी थिंक ऑफ इट एज अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल्दो इट्स इन रियलिटी इट्स पॉसिबल, लेकिन अगेन हम इस तरह से एज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल हम बनाए वो सिंप्लीफाई हो। तो हम काफ़ी चीज़ों को रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, हम काफ़ी चीज़ों को एज्यूम करेंगे for the sake of simplicity, ताकि हम एक सिंपल मॉडल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकें। So that's what we mean by this। It's a monotone, so every new node that we add to the list is basically going to increase the spread or make it equal। जो भी आप नया नोड ऐड कर रहे हैं, वो अगर प्रोपेगेट कर ले, तो आपके उस नोड के एडिशन से और काफी सारे नोड्स आपके पास आएंगे। और अगर वो खुद एक्टिवेट हो जाए लेकिन किसी और को एक्टिवेट ना करे, या आगे उस न्यूज को सेंड ना करे, इन अदर वर्ड्स वो रिसीवर तो बन गया है लेकिन आगे सेंडर नहीं बन रहा, सो इन दैट केस वो आपके पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ेगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस कि आपके पास जितने नोड्स आ गए हैं, नए नोड के ऐड करने से वो फर्दर कम हो जाए। अगेन इन रियलिटी इट्स पॉसिबल,
आपने 3 इन्फ्लुएंसर्स डाले, आपका प्रोडक्ट काफी अच्छी तरीके से प्रमोट हो रहा है। आगे आपने एक ऐसा इन्फ्लुएंसर डाला कि लोग जो हैं उसके उससे खुश नहीं है, मे बी उसने रिसेंटली कोई ऐसी ट्वीट की है, कोई ऐसा पोस्ट किया है कि लोग काफी ज्यादा उसके अगेंस्ट हैं, और आपने जैसे ही उसको अपना एम्बेसडर बनाया, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हायर किया, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ जो है वो स्ट्रेट अवे डाउन चली गई। सो इन रियलिटी इट्स पॉसिबल, लेकिन अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी अज्यूम के ऐसा नहीं होगा। जो भी नया बंदा आप डालेंगे अपने लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड यूजर्स के अंदर, तो उससे या तो आपके यूजर्स और बढ़ेंगे या वहां तक रहेंगे। सो वी डू नॉट थिंक ऑफ इट एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इट्स सब मॉड्यूलर, कि हमारे पास जो भी नया इफेक्ट आएगा, जो भी नया नोड आएगा, उसको अगर आप किसी और पीछे टाइम टी में देखें, सो अगेन दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बैलेंस के नए नोड्स के डालने से आपका जो हर टाइम इंटरवल के साथ आप आगे जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ यूजर्स, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। So now with all these basics defined, हम एक greedy algorithm जो है वो define कर सकते हैं, that is going to give us some random idea किस तरह से जो है किन users के थ्रू, किन initial adopters के थ्रू आप किस तरह से अपने product को propagate करवा सकते हैं। So to come up with the best K influencers or K elements to maximize your spread, there is an NP hard problem. So it's practically not possible कि हम वो identify करें in realistic time. But what we do is we are going to apply a greedy algorithm, और greedy algorithm हम ऐसे लगाएंगे कि हमें जो सबसे बेस्ट करंटली लग रहा है, हम उसको अपनी लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के अंदर डाल देंगे, एंड देन इग्नोरिंग कि हमने आगे कौन से डाले हैं, वी वुड जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर द सेकंड इन्फ्लुएंसर। बाकी में जो हमें बेस्ट लग रहा है, वी वुड ऐड दैट इन्फ्लुएंसर टू द लिस्ट आल्सो। So we will keep on doing this until we reaches the value of k, which is the maximum number of influencers that we can have. ठीक है? So we would start the process with an empty set, and we'll keep on adding people who have maximum outreach, हम उनको अपने उसमें लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। So basically इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, वो हम मॉडल दे रहे थे ICM का, जो मॉडल था इंडिपेंडेंट कैस्केड मॉडल। उसका मकसद ये था कि किसी एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू कितने नोड जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा इन्फ्लुएंसर बेहतर होगा, तो यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स की जो सिलेक्शन है, ये एल्गोरिदम उसके ऊपर बेस्ड है, ताकि हम अपनी इनिशियल जो हमारा, जिसको हम उधर दूसरे एल्गोरिदम में नॉट कह रहे थे, जो इनिशियल पॉपुलेशन है, वो हमने कैसे चूज करनी है, ये एल्गोरिदम उस पर बेस करता है। So again, this is the algorithm that we said K. Usko, initially, a graph would be given, K would be given as the budget, which is the number of influencers that we can have. So we would start the process. Initially, we are going to have empty set of influencers. We are going to look for influencers. हम सारे ये आप देखें I not equal to K में हम सारे नेटवर्क को पास थ्रू कर रहे हैं, although practically it's not possible, लेकिन for a small setup we can think of it कि it's doable। तो आप सारे नोड्स को पास थ्रू कर रहे हैं, और उसमें वो नोड जो आपको सबसे ज्यादा आउटरीच, सबसे ज्यादा स्प्रेड दे सकता है, यू पिक दैट नोड एज वी, और उसने आपने क्या किया, आपने उसको अपने सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, अपने सेट ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन जो है उसके अंदर डाल दिया, आई को i+1 कर दिया। ठीक है, which means कि you have found out one influencer। तो प्रोसेस रिपीट हुआ, जब तक आप टोटल नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स तक नहीं पहुंचते, तब तक ये काम चलता रहेगा। तो जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको चाहिए, उतनी दफा आप ये काम करेंगे। अब आप दोबारा सारी पॉपुलेशन में देखेंगे कि कौन सा नोड आपको बेस्ट, सबसे ज्यादा आउटरीच दे सकता है, इग्नोरिंग द वन जिसको आपने ऑलरेडी लिस्ट के अंदर डाल दिया है। उसके अलावा अब बेस्ट कौन सा दे सकता है, सो यू वुड हैव found the next one, और आप उसको भी लिस्ट में ऐड कर देंगे, and the process is going to continue until you have chosen your k initial influencers। तो बेसिकली हर कंप्यूटेशनली इट्स नॉट पॉसिबल ऑन रियल नेटवर्क्स। अगर आप ट्विटर फेसबुक की बात करें, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू थिंक ऑफ अ सबसेट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि हर नोड को पिक करने के लिए आप सारे नोड्स को ट्रेवर्स कर रहे हो कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, उसको आप रख रहे हो और फिर आप अगली दफा फिर कर रहे हो। सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अ सबसेट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स से आप फेसबुक में आपका जो प्रोडक्ट है वो उर्दू में है,
and that product is only for primary school children. तो अब आप पूरे फेसबुक को आप टारगेट ही नहीं कर रहे, सो दैट इजंट अ प्रॉब्लम कि आप किस तरह से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को मैच करेंगे। तो आप क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक टारगेटेड उसके लिए है, तो अब आप क्या करेंगे, यू वुड ओनली मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल हु अंडरस्टैंड उर्दू, और वो जो है समहाउ प्राइमरी स्कूल के साथ रिलेटेड है, ताकि आप सिर्फ उन्हीं को उन्हीं में से अपने इन्फ्लुएंसर जो है वो आइडेंटिफाई करें। सो इस तरह से ये सोल्यूशन जो है जो यहाँ पे अवेलेबल है, इट्स प्रैक्टिकली वायबल, लेकिन इट्स नॉट वायबल फॉर द होल नेटवर्क। आप ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफाई करें ग्लोबल इश्यूज के लिए, बट वी कैन अप्लाई इट फॉर लोकल इश्यूज एट अ स्मॉलर स्केल। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जैसे हमने बात की कि इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास हर जो इफेक्ट था, जो एक्सप्लिसिट ग्लोबल इंफॉर्मेशन थी, उसमें जो आपके पास इंटरवेंशन का इफेक्ट आ रहा था, द सेम वे वी कैन हैव इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन द इन द कैस्केडिंग सिनेरियो आल्सो। तो इंटरवेंशन, जैसे हमने बात की कि इंटरवेंशन से आप जो भी न्यूज़ प्रोपेगेट कर रहे हैं वो या तो उसका जो फ्लो है, उसकी जो प्रोपेगेशन है वो और तेज होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल एक्सपेडाइटिंग दैट डिफ्यूजन, या वो स्लो होगी, डिले होगी, या वो स्टॉप होगी। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। तो अगर आपने कुछ इनिशियल इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको हायर किया, दे आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, और फिर क्या हुआ, यू हैव एडेड समवन फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट नीश, और वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, एंड उससे क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन और तेज हो जाएगी। या शायद ये हो सकता है कि वन ऑफ योर इन्फ्लुएंसर्स इज नोन टू हैव समथिंग सम लेट्स से बैड हिस्ट्री, और उससे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट पे भी आ गया, और वो जो आपके प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहा था उसकी ग्रोथ जो है वो भी कम होगी। तो एनीथिंग दैट हैपेंस मैं एक्चुअली कॉज एन इंटरवेंशन, अगर वो आपके इन्फोर्स कर रही है, उसकी इनेबलिंग इफेक्ट है, तो और प्रोपगेशन तेज हो जाएगी। या अगर वो उसके अपोजिंग में है, फ्लो में है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है वो कम हो सकती है, या इवन एट टाइम्स खत्म हो सकती है इन एक्सट्रीम केस। So that was the example, some scenarios of local information के structured या explicit network के अंदर किस तरह से information cascade जो है window after window किस तरह से propagate करती है। The next type of network that we have is an implicit network. ठीक है, इम्प्लिसिट नेटवर्क जो है इसमें नेटवर्क का स्ट्रक्चर नोन नहीं होता। जिस तरह से एक्सप्लिसिट नेटवर्क में आपका नेटवर्क का स्ट्रक्चर नोन होता है कि आप किसके साथ कनेक्ट हैं और किसके साथ नहीं है, सो दैट इज नोन टू योरसेल्फ एंड टू एवरीवन एल्स। लेकिन इम्प्लिसिट नेटवर्क में ऐसा नहीं है। So we have two particular cases of implicit network that are information diffusion and epidemics. आप जब किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, लेट्स से यू हैव परचेज्ड अ फैन फॉर योर रूम, दैट वाज आल्सो एन इनोवेशन एट सम गिवन टाइम इन द पास्ट। ठीक है, किसी ने फैन जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, बट यू डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट नेटवर्क के वो किस तरह से और लोगों ने अडॉप्ट किया, फिर और लोगों ने किया, और करते करते जो है अब आपने अडॉप्ट कर लिया। सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नॉट नोन, क्योंकि इस तरह के नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास इनोवेशन का जो नेटवर्क है उसका कोई एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको आप ट्रेवर्स कर सके। The same applies to epidemics also. If you have gone out and you have, let's say, found out to have caught some virus, so it's not known कि particularly आपने किससे वो वायरस लिया, because you might have met many people outside, और फिर आगे उनको किससे मिला। So again, epidemics में भी the network structure is not known, and people are actually part of a network. You may be a sender, you may be a receiver, but it's not known कि किससे रिसीव किया और आगे किस तक जो है उसको सेंड किया। So that is not known because the network structure is not given. ठीक है, अच्छा, again we have some models that are particularly related to implicit networks also. अब यहाँ पे एक चीज जो है that is to consider is in case of explicit networks हमारे पास एक एक नोड की इंफॉर्मेशन है कि ये नोड किस किस के साथ लिंक्ड है और वो आगे किस नोड के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप अगली ऊपर वाली सारी
जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स थे और एल्गोरिथम्स थे, अगर उसमें आप देखें तो हमारा जो फोकस था दैट वाज बेस्ड ऑन हाउ ऑन कैप्चरिंग द बिहेवियर ऑफ अ सिंगल नोड, कि ये नोड एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, उससे अगला नोड एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, वो सेंटर बना या नहीं बना. So we are interested and we actually have information with relation to a particular node. Implicit नेटवर्क में हमारे पास इंडिविजुअल नोड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास नेटवर्क का ही स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन किससे इफेक्ट हुआ. तो इम्प्लिसिट नेटवर्क के आगे जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द जनरल ट्रेंड. यानी अगर हम एपिडेमिक्स की बात करें तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि ए हु इज इन्फेक्टेड उससे आगे बी इन्फेक्ट होगा कि नहीं, उससे सी इन्फेक्ट होगा कि नहीं. हम डायरेक्ट ए और बी या ए और सी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज द नेटवर्क इज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन. लेकिन हम जनरली इम्प्लिसिट नेटवर्क्स में इसलिए इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने में ताकि हमें जनरल ट्रेंड पता चल जाए. यानी हमें अगर ये पता चल जाए कि करंट पॉपुलेशन में कितने लोग कोविड से इन्फेक्टेड हैं और कोविड का जो रेट है जिसपे ये पास होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो रेट क्या है, इसकी कितनी चांसेस हैं कि पर्सन ए में इन्फेक्ट अ पर्सन बी. सो अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए और हमें टाइम टी पे पता चल जाए कि करंटली इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, सो वी कैन कम अप विद अ प्रिडिक्शन के ए टाइम T1 ए टाइम T2 आज से हफ्ता बाद महीने बाद कितने लोग इन्फेक्ट हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास करंट पॉपुलेशन भी है विच इज इन्फेक्टेड और हमें ये भी पता है कि ये जो डिजीज है ये किस तरह से प्रोपिगेट करती है, इसका चांसेस कितने हैं कि ये ए से बी पे चला जाए. तो हम ये तो पता नहीं लगा सकते कि सी जो है वो इन्फेक्ट होगा इन फ्यूचर के नहीं. हम ये पता नहीं लगा सकते कि अगर सी इन्फेक्ट होगा तो वो किसके थ्रू होगा. लेकिन हम डेफिनेटली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर अभी 20% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है तो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद 35% होंगे या 30% होंगे. इसके मैथमेटिकल मॉडल्स हम बना सकते हैं. सो बेसिकली इम्प्लिसिट स्टडीज के जितने भी मॉडल्स हैं दे ट्राई टू कैप्चर जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन कि पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड थी वो 3% से 6% पे चली गई है. हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं करेंगे कि फलां बंदा इन्फेक्ट होगा कि नहीं या ये होगा कि नहीं, जो हम एक्सप्लिसिट नेटवर्क के केस में कर रहे थे. यहाँ पे हम जनरली ओवरऑल सिनारियो जो है उसको कैप्चर करेंगे. अच्छा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनोवेशन की जिसके में हमने बात की कि इनोवेशन इज अ काइंड ऑफ एन इम्प्लिसिट नेटवर्क, क्योंकि इनोवेशन में हमारे पास जिस तरह से चीज़ें प्रोपिगेट करती हैं वो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर नहीं होता. यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, दिस इज केस स्टडी ऑन लोवर दैट इज हाइब्रिड कॉर्न सीड. और उस पे वो जिन्होंने ये लॉन्च किया था बेसिकली ऑब्जर्व के किस तरह से चीज़ें जो है वो प्रोपिगेट करती हैं. एंड इन फैक्ट द सेम प्रोसेस वाज ऑब्जर्व्ड फॉर इन एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट्स में लोगों की एडॉप्शन जो है वो इसी तरह से होती है. सो बेसिकली वी नीड टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बेसिकली इनिशिएट दैट प्रोपिगेशन. पहली चीज क्या है, मास कम्युनिकेशन फ्रॉम कंपनी सेलिंग द सीड्स. ठीक है कि जो लोग इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट चले, लेकिन आम बंदा जो है वो उससे इतना जो है वो असर नहीं लेगा बिकॉज देयर इज अ मोटिव कि शायद ये कंपनी सिर्फ वैसे ही अपने आप को प्रमोट कर रही है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. सो इसके साथ पैरेलल में दूसरी चीज जो है उसका होना बड़ा जरूरी है एंड दैट इज लोकल इन्फ्लुएंसर्स. जब लोवा सीड जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ, जब ये कॉर्न सीड इंट्रोड्यूस हुआ, वो फार्मर्स जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया एंड दे वर गिवन इंसेंटिव्स कि वो उसको अडॉप्ट करें, उनको काफी कम प्राइस में ये चीज दे दी गई बिकॉज दे वर द इनिशियल अडॉप्टर्स. जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो वो लोग जिनके आसपास के fields they were more interested in adopting to this particular kind of seed because now someone from their local background that they personally know have adopted that particular seed, so they are more interested in buying that product. तो क्या हुआ, उन्होंने एक चीज पहले से टीवी पे लेट से एडवर्टाइजमेंट्स में देखी हुई है, so they know what it is but they are like
टेंटेटिव कि वो उसके अडॉप्ट करे या ना करे. And then they saw people in their surrounding, people that they know personally कि उन्होंने वो चीज़ adopt कर ली है, and now everyone is more willing to adopt that change and to invest in that concept. So that is how people get affected, and you would see the same kind of effect for every kind of product and for every kind of implicit network. So किसी भी चीज़ को promote करने के लिए दो तरह से उसकी promotion जो है वो बड़ी ज़रूरी है. The first one is to promote it कि आपने बड़े स्केल पे कंट्री के लेवल पे कोई एडवर्टाइजमेंट चला दी है. एंड द सेकंड इज टू हैव लोकल इन्फ्लुएंसर्स, और लोकल इन्फ्लुएंसर्स को आप ये चीज फ्री में दे सकते हैं, कोई और इंसेंटिव उनको दे सकते हैं. और मेन आइडिया ये है कि वो लोगों के अंदर वो चीज जो है वो लोकली उन तक पहुंच जाए, वो उसको देखें अपने आसपास और वो फिर उसको अडॉप्ट करें. एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है. कोई भी जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, the similar approach is being followed. आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स या तो फ्री में या बहुत कम प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट टू हैव दैट इनिशियल ट्रस्टेड कस्टमर्स, ताकि वो बाद में वो चीज़ खुद प्रोपेगेट करेगी, लोग उसको उनको देखेंगे खरीदते हुए. लेकिन इनिशियली आपको एक बेस बनानी पड़ती है, ग्रुप बनाना पड़ता है ट्रू फॉलोअर्स की. So generally, this is what the trend has been looked after or studied. So initially, only 2.5% of the people are called innovators. ये वो लोग हैं जो बहुत अर्ली स्टेज पे उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं. और सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं लोगों को होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इनको या वो चीज फ्री में मिल जाती है या इनको बहुत कम प्राइस में मिल जाती है. बिकॉज एट दिस लेवल नोबडी ट्रस्ट दैट कंपनी, हार्डली एनीबॉडी नोज अबाउट इट. तो वो जो अर्ली जो मार्केट है उसमें सबसे पहले द पीपल हु जनरली जंप इन, ये जो वो लोग हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, बिकॉज शायद ये कंपनी ना चले, ये प्रोडक्ट इनका बड़ा फजूल हो और ये 2 महीने के बाद बंद हो जाए. तो ये वो लोग हैं जो हाई रिस्क लेते हैं, एंड इफ दैट थिंग वर्क्स आउट तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट भी इन्हीं को होता है. उसके बाद होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स. ये वो लोग हैं जो इनोवेटर्स को देख के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और इनको भी काफी ज्यादा फायदा हो जाता है. दीज जनरली मेक्स 13.5% ऑफ द होल पॉपुलेशन. देन वी हैव द अर्ली मेजॉरिटी एंड द लेट मेजॉरिटी. ये वो लोग हैं कि जिनको थोड़ा सा रिलेटिवली कम एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एट दिस स्टेज द कंपनी इज स्लाइटली एस्टेब्लिश्ड, उनके काफी सारे फॉलोअर्स हो गए हैं. तो उनके जो इनिशियल बेनिफिट्स थे और जो प्राइसेस थे जो वो अर्ली दे रहे थे, अब वो उस तरह से नहीं देंगे, क्योंकि अब वो कंसिडर करेंगे कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम इस प्रोडक्ट से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दें. सो उनके प्राइसेस वगैरह जो हैं वो अकॉर्डिंगली बड़े होंगे. तो ये लोग जो हैं इन्होंने काफी वेट किया, सब देखा कि बाकी सारे इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है, सो दे जंप इन लेट. और इस वजह से इनको फायदा भी कम होगा, क्योंकि जिस प्राइस पे अर्लियर लोगों को मिला था उनको अब उस प्राइस पे नहीं मिलेगा. एंड देन वी हैव द लेगर्ड्स हु आर द लास्ट टू जॉइन इन, और इन लोगों को हार्डली कोई फायदा होता है, क्योंकि नाउ द प्राइस वुड मैच द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट. और इनको जो है कोई खास फायदा इसलिए नहीं होगा कि, या जो होगा वो बड़ा कम होगा, क्योंकि नाउ दैट कंपनी इज वेरी एस्टेब्लिश्ड और दैट प्रोडक्ट इज वेरी मच वेल नोन अमंग पीपल. और अब जो है प्राइसेस और जो है वो मैच कर रहे होंगे, तो दे वुड हैव द लीस्ट एडवांटेज आउट ऑफ इट. सो दैट्स हाउ जनरली थिंग्स वर्क इन इनोवेशन. हमें ये नहीं पता कि अर्ली अडॉप्टर्स कौन है. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे इम्प्लिसिट नेटवर्क के ऊपर जितनी भी स्टडीज हैं, दे डू नॉट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर नोड बट रादर ऑन जनरल पॉपुलेशन. हम एक्सप्लिसिट नेटवर्क अगर होता तो हमारा मॉडल इस तरह का होता कि अर्ली अडॉप्टर्स में पर्टिकुलरली कौन कौन से नोड्स होंगे, कौन सा नोड जो है, अगर V3 नोड है तो ये अर्ली अडॉप्टर होगा या ये अर्ली मेजॉरिटी होगा. तो हम पर्टिकुलर नोड्स की बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्टेड होते हैं एक्सप्लिसिट नेटवर्क के अंदर. इम्प्लिसिट नेटवर्क्स में हमारे पास जनरलाइज्ड फिगर्स जो है वो काफी होते हैं. मसलन हम ये पता नहीं लगा सकते कि पर्टिकुलर नोड 8 या नोड 10 जो है वो एक्टिवेट होगा कि नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं इस चेंज को. हम सिंपल ये देखते हैं कि अगले टाइम टी में 30% लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे कि नहीं, 35 कर लेंगे कि नहीं, irrespective of the fact कि उन 30% में कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं. So we just try to make random, not random but general assumptions and try to have mathematical model that would make those
दोज assumptions, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंगली सेट कर सकें। मसलन अगर यही कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसको पहले महीने में कितने लोगों ने खरीदा, दूसरे में कितने लोगों ने खरीदा, सो इट्स एन इम्प्लिसिट नेटवर्क कि कौन खरीद रहा है। सो इफ दे वुड मेक यूज ऑफ दैट नेटवर्क, एक मैथमेटिकल मॉडल उसके लिए बना दे, सो दे कैन थिंक ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि एग्जैक्टली कौन कस्टमर उसको खरीद कर रहा है, वो इंडिविजुअल कौन है, बट दे आर रादर इंटरेस्टेड इन द टोटल ग्रोथ और द टोटल डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द कमिंग मंथ, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको उसके साथ मैच कर सके। अगर हम एपिडेमिक्स की बात करें तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि इनिशियल एडॉप्टर्स ये थे, करंटली जो है प्रोपेगेट इतना किया है, सो हम अगले टाइम में अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें कोरोना में कितने ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, कितने जो है हमें दूसरे जो उसके साथ रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज अ टू स्टेप मॉडल फॉर कैट्स मॉडल, और ये उसी चीज़ जो हमने आगे आगे बात की, उसी चीज़ को उसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है, इफ़ यू वांट देयर प्रोडक्ट टू बी अडॉप्टेड बाय द पीपल, तो आपके पास दो सोर्सेज होने चाहिए। मेन जो सेंट्रलाइज्ड जो मैस मीडिया है, उसके थ्रू आप सारे लोगों को जो है उसको एड्रेस करें, एंड देन यू शुड आल्सो हैव इन्फ्लुएंसर्स और लोकल लीडर्स और लोकल ओपिनियन मेकर्स के जो लोकली उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लोगों के ऊपर काम करें और उनको ज्यादा उनकी लैंग्वेज में, उनके टर्म्स में समझाए और ज्यादा उनके साथ जो है कोलैबोरेट करें, सो दैट इज लाइक अ लॉट मोर इजियर फॉर पीपल टू अडॉप्ट, के जब वो देखते हैं कि उनकी तरह के लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है, एज वी टॉक्ड अबाउट इट फॉर explicit networks, the same way diffusion का process जो है it can be applied in implicit networks also. So in that case basically क्या हुआ कि if ये जो हमने अभी कॉर्न सीड की बात की, अगर किसी ने उसमें कोई मसला निकाल दिया कि मैंने कॉर्न सीड यूज किया और हमारे फसलों में ये मसला आ गया, so that would act as a diffusion, as an intervention, और उससे क्या होगा, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा था, जिस तरह से वो कॉर्न की सीड जो है वो लोगों के अंदर, फार्मर्स के अंदर प्रोपिगेट कर रही थी, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, इट मे बी डिलेड। और अब क्या होगा, अब लोगों का जो ट्रेंड था, जो उसमें खरीदने में इंटरेस्टेड थे, वो अब काफी कम हो जाएगा, बिकॉज नाउ a fault is being identified in that product, which is going to cause an intervention in its diffusion. अच्छा, I would just go to the mathematical part of it. So one of the models that is going to help us to identify such implicit networks behavior is the SI model. S is for the susceptible people and I is for the infected people. तो इन्फेक्टेड वो हैं कि जिन तक अगर ये आइडिया है, तो आप ये देख लें कि उन तक वो आइडिया पहुंच गया है। अगर ये कोई प्रोडक्ट है, तो आप ये कह लें कि उनने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है। इन्फेक्टेड लोग जो हैं और जो ससेप्टेबल हैं, ये वो हैं कि जो पॉसिबली खरीद सकते हैं। अगर हम डिजीज की बात करें, सो इन्फेक्टेड इज द वन हु हैज ऑलरेडी गॉट दैट डिजीज, और ससेप्टेबल वो हैं कि जिनको फ्यूचर में ये डिजीज हो सकता है। अगेन, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वी हैव assumed कि once infected they will never get cured, कि जिसको एक दफा इन्फेक्शन हो गया है, that person can never be cured. So we are basically trying to make our model simple. हम इसके अंदर और चीजें बाद में ऐड करते जाएंगे। susceptible individuals get infected, ठीक है। तो ये हमारे इनिशियल assumptions है कि जो जितनी भी susceptible population है, वो सारे इन्फेक्ट हो सकते हैं, they are all potentially active for being infected, और जितने भी infected हैं, they can never be cured, ठीक है। So this is, we have just made these assumptions in order to have a model that is simple enough to follow, ठीक है। So if we think of n as the total size of the crowd, यहाँ पे n जो है, ये आप अगर किसी कंट्री के लिए कर रहे हैं तो जो कंट्री की पॉपुलेशन है, सिटी के लिए कर रहे हैं तो सिटी की पॉपुलेशन है, and S of t is the number of susceptible individuals at any given time t, ठीक है। तो susceptible कौन है, वो सारे लोग जो अभी इन्फेक्ट नहीं हुए। So
susceptible is basically the proportion of the total population के जो अभी इन्फेक्ट हो सकते हैं एट एनी गिवन टाइम टी. सो अगर आप टाइम T1 T2 T3 के साथ चलते जाएं, सो द नंबर ऑफ ससेप्टेबल पीपल इज गोइंग टू रिड्यूस, क्योंकि हमने बात की कि कोई भी ससेप्टेबल बंदा जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है, एंड दोज दे आर इन्फेक्टेड will are never going to get cured. So after every time interval the number of susceptible people are going to drop, क्योंकि जो वो लोग जो एक्टिव हैं फॉर बीइंग इन्फेक्टेड वो कम होते जाएंगे. जैसे ही एक इन्फेक्ट हुआ तो वहां से कम हो जाएगा. द सेम वे I of t is the number of people who are infected at any given time t, and this number is going to increase with time, क्योंकि with the passage of time जो infected हैं उनके उनसे और लोग infect होंगे और वो भी list of infected people में add होते जाएंगे. So if some people are infected at time t1, t2, t3, t4 में we generally observe के वो number जो है वो increase करता जाएगा. And then beta is being introduced as the contact probability. ये बिल्कुल ये constant के तौर पर हम इसको introduce कर सकते हैं. If b is equal to sorry it's the contact probability के कितने लोग आपस में एक दूसरे के साथ contact में आ सकते हैं. If b is equal to 1, it means that everybody can come in contact into every other person. If b is equal to 0, it means that everyone is isolated and no one can contact any other person. तो b अगर आपके पास बीटा जो है if that is equal to 0, that means the contact is 0. So उससे क्या इफेक्ट आएगा अगले टाइम t इंटरवल पे? हेलो हेलो हेलो. यस सर, यस सर. आप लोगों ने मुझे म्यूट तो नहीं किया हुआ है? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है. असल में सर माइक ऑन करने में थोड़ा सा वो देखते हैं ना. अच्छा, सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि हमारे पास देखें अगर हम कोविड की सिनेरियो ले लें और हमारे पास एक सिटी की पॉपुलेशन है, सो हम अगर करंट टाइम से स्टार्ट लें, सो दिस इज गोइंग टू बी टाइम टी नॉट फॉर अस. इस टाइम पे जितने लोग इन्फेक्टेड हैं दैट इज एस ऑफ टी नॉट. ठीक है कि करंट दैट इज आई ऑफ टी नॉट के इतने लोग इन्फेक्टेड हैं. जितने लोग नहीं इन्फेक्टेड दैट इज एस ऑफ टी नॉट के इतने लोग जो है करंट टाइम पे ससेप्टेबल हैं, दे आर एक्टिव for being infected. इनको infection हो सकती है. So if we assume a probability of contact that is 0, that nobody is going to come in contact with each other, so what would be the amount of infected people at time t1 t2 in future? Basically it's going to stay the same, क्योंकि अगर आपने contact खत्म कर दिया है, so basically that was the only source through which people would get infected. So basically what we mean is if beta is equal to 0, so the flow of disease is going to stop. If beta is equal to 1, everybody can come in contact with each other, and that is going to maximize the flow of this disease. And in total, at any given time t, s of t plus I of t is going to give you the total population. So that's how we can represent this model. S with S, that is the susceptible population, you can be infected. और यहाँ पे हमारे पास जो BI है, that is the beta I है, that is the probability with which a person can get infected. So कितने लोग susceptible हैं, infected कितने हैं, और infect होने की probability क्या है, with that we can calculate how many people are going to be infected in time t1, and then from that we can calculate for t2, t3, t4. So we can predict the growth of a disease quite ahead in future just with the help of these models. So अगर हम इसको इस तरह से represent करें, so this is basically partial derivative of S with respect to t is going to give us how the number of susceptible people is going to change with the passage of time. And as you can see, it's a negative number, which is basically indicating के हमारे पास जो susceptible लोग हैं वो वक्त के साथ decrease करते जाएंगे. On the other hand, if you see the derivative of I with respect to t, so the change
in infected people with the passage of time is an increasing line which is a positive number, और ये लोग जो है ये increase करते जाएंगे. So यहाँ पे आप देख सकते हैं in the second row के s plus I is going to give us the total number of people. So अगर हम यहाँ पे ये इस इक्वेशन के अंदर s को रिप्लेस कर दें n minus I से, so we can come up with this equation. I of t is going to give us n of I naught, which is the initial population जहाँ से ये चीज start हुई, e which is a constant, beta is the probability, again it's going to be constant, n is a constant which is the total population, और बाकी सारी चीजें आपके पास constant हैं, सिर्फ t जो है that is a variable. So we have transformed this equation into a form के जिसमें आप सिर्फ t की वैल्यू पुट करें and that is going to give you the number के इस टाइम पे कितने लोग इन्फेक्ट होंगे. So हमें वो ग्रेजुअली जाने की जरूरत नहीं है. दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलरली वेरी पावरफुल, क्योंकि अगर ये इक्वेशन ना होता तो हमें टाइम t1 पे लोगों को पता करने के लिए कि कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, हमारे पास t0 का होना बड़ा जरूरी है. सो अगर हमें ये देखना है कि टाइम t10 पे कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, तो हम t1, t2, t3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 9 के बाद हम 10 कैलकुलेट करते हैं, which is a sequential process. But now the way this equation is being transformed, हम directly intermediate steps skip करके डायरेक्ट टाइम t10 पे देख सकते हैं कि कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, एंड इफ वी वुड जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, तो हमारे पास ससेप्टेबल लोगों की जो है वो पॉपुलेशन भी आ जाएगी. This next model that we have is the SIR model, where we also have the recovery stage. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने थोड़ा सा अपने मॉडल को, हमने पूरी सिनेरियो जो है उसको स्टडी कर लिया है कि किस तरह से आप इस तरह की सिचुएशन को, इम्प्लिसिट नेटवर्क्स को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज जो है उसका फ्यूचर में किस रेट के साथ, अगर इस रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर वो कितना होगा. सो नाउ वी हैव दिस एडेड रिकवरी स्टेज, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एनी पर्सन हु हैज गॉट इन्फेक्टेड कैन एक्चुअली गेट रिकवर्ड. ठीक है, और ये गैमा जो है दैट इज द रेट ऑफ रिकवरी. ये जितने लोगों को ये डिजीज हुआ, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बी एंड एल, व्हिच वाज द probability of susceptible people being converted into infected, and gamma is the probability of how infected people can recover. So हर बंदा रिकवर नहीं होगा, but there is a recovery rate जिससे कुछ लोग जो हैं वो रिकवर होंगे. Still, for the sake of simplicity, we have kept this R separate, के जो लोग रिकवर हो गए they can not be again added to the susceptible part set के वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकते हैं. So we have basically kept it aside कि वो लोग infect हो के recover हो गए, now they can never be infected again. So this is again we have just assumed it for the sake of simplicity. So ये इस तरह का एक मॉडल हमारा बन गया. हम डायग्रामेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कर सकते हैं कि S जो है इसमें ससेप्टेबल लोग हैं, I में इन्फेक्टेड हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग S से I में जाते रहेंगे, एंड सॉरी दिस इज अनदर मॉडल SIS. इससे आप वापस नहीं आ सकते R में. SIS में any person who has recovered with the rate of gamma can again be added into the S set, which will make them again active for catching their disease or infection. ठीक है, तो जो लोग रिकवर कर रहे हैं they are again added into S, और वो क्या करेंगे, they are again active for getting infected. तो ये बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें लोग डिजीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं और दोबारा वो इन्फेक्ट हो रहे हैं. The third model is SIRS model, और इस मॉडल में we have a recovery phase. So this is like ये जो मॉडल है SIRS का, this is much more closely related to the pandemics or to this particular COVID that we have. इसमें if you are in a susceptible set, so chances are that a person may get infected. If that person gets infected and they recover, so their recovery rate is gamma, so कुछ लोग recover कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे. If someone has recovered, they are going to stay for some period of time in this set, which is R, which is the recovery set, कि इतनी देर के दौरान उनको दोबारा ये बीमारी नहीं हो सकती, and then after those months you can again become active at the rate of at the rate of lambda for to be added into the susceptible set. So हर बंदा जो recover हो जाता है
as they say, they make some antibodies which make them protected from the disease for a period of time, और उसके बाद वो बंदा फिर जो है वो एक्टिव हो जाता है. So these are the different models of epidemics that we can have. और आप इन मॉडल्स को मैथमेटिकली, we just looked into the diagrammatic forms of them. हमने सिर्फ पहले वाले को मैथमेटिकली इवैल्यूएट किया. So with the mathematical models you can basically identify the outreach of a disease के currently अगर इतने followers हैं, ये flow है, ये probability है, ये recovery rate है. So you can find information much ahead in future. आप अगले साल, 2 साल, 5 साल में वो चीजें find कर सकते हैं, and you can plan much ahead in future. ठीक है जी. हेलो, जी सर. ठीक हो गया? कोई क्वेश्चंस तो जी नहीं है? नो सर. अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जहां पे आप इसको अप्लाई करेंगे कंसिडरिंग द करंट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह की चीज को उसके लिए एक मैथमेटिकली प्रिडिक्ट करें कि अगले महीने में या अगले कमिंग टाइम में किस तरह से वो ग्रो करेगा. ठीक है सर. बाकी असाइनमेंट जो हैं वो भी आप इन टाइम सबमिट कर दें. सही है सर.